नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है हाजिरी। कहानी एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो पुराने ज़माने की स्त्रियों की तरह पति की हाजिरी में दिन रात यूं खड़ी रहती थी मानो कि वह पत्नी न होकर उनकी चपरासीन हो। पति को भी पत्नी के साथ में इस तरह का व्यवहार करने में कोई संकोच न होता था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाजिरी। घंटी बजाते हुए किशोर थोड़ा झिझक रहा था। अरे यार, इतनी सुबह इन लोगों को जगाना ठीक होगा क्या? इससे तो अच्छा था थोड़ी देर स्टेशन पर ही रुक लेता। पर रात भर के सफर के बाद वह रुकने का जरा भी मन नहीं हो रहा था। वह इसी उहापोह में था कि अंदर दरवाजा खुला। दरवाजे की चाबी लेकर माँ बाहर आई। ताला खोलते हुए उन्होंने पूछा, अरे बहुत देर इंतजार तो नहीं करवाया ना मैंने बेटा? आजकल जरा धीरे धीरे चल पाती हूँ। भीतर आकर प्रणाम करते हुए उसने पूछा, अम्मा मैंने बहुत जल्दी तो नहीं जगा दिया तुम्हें? अरे नहीं, मेरी सुबह तो बहुत जल्दी हो जाती है, तुम जानते तो हो। ड्राइंग रूम में पांव रखते ही उसने देखा सेंटर टेबल पर लोटा और गिलास रखा हुआ है। उसे माँ पर बड़ा प्यार आया। अरे वाह, कहते हुए उसने जैसे ही लोटा छुआ तो वह चौंक गया। ये तो गर्म है। हाँ, तुम्हारे बाबूजी को जगाने जा रही थी ना। घंटी सुनी तो सोचा पहले दरवाजे देख लूं। तुम मुंह हाथ धो लो, तब तक मैं उन्हें पानी देकर आती हूँ। वह फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। माँ ने पूछा, अदरक की चाय पी लोगे या अलग से बना दूं? नहीं, अदरक की चलेगी, बहुत दिनों से पी भी नहीं है। बल्कि तुम लोगों को तो वहाँ रोज पीनी चाहिए बेटा, इतनी ठंड जो होती होगी वहाँ। वह कुछ नहीं बोला, मन ही मन हंस दिया। वहाँ हम लोग जैसी चाय पीते हैं, अगर वो माँ देख ले तो। तभी बाबूजी मुंह हाथ धोकर आ गए। किशोर ने उन्हें भी प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए बोले, बच्चे ठीक है ना? दोबारा आएंगे ना? जी, हम लोग तो यहीं से जाएंगे होकर। बच्चों के मामा उन्हें छोड़ जाएंगे। हाँ ठीक है, उन्होंने संतोष व्यक्त किया। फिर माँ से बोले, अरे उसे यह काढ़ा क्यों पिला रही हो? अरे मैंने तो पहले ही पूछ लिया था, माँ ने उत्तर दिया। फिर वह कुछ नहीं बोले। सुबह सुबह इतना बोलना उनके लिए काफी से ज्यादा था। चाय पीकर वे उठे। अच्छा निकल रहा हूँ, उन्होंने कहा और जूते पहनकर बाहर निकल गए। बाबूजी का मॉर्निंग वॉक बदस्तूर जारी है। एक दिन नागा नहीं होता। अच्छा बेटा, मैं फटाफट नहा लूं, बाबूजी आए तो दरवाजा खोल देना। आज तो मैं इत्मीनान से नहाऊंगी, रोज दरवाजा खोलने का खटका लगा रहता है ना। तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे बाबूजी को इंतजार जरा रास नहीं आता। माँ ने कहा, जरूर माँ, पर इत्मीनान से कहाँ नहा पाई माँ। 5-7 मिनट में ही बाहर निकल कर आ गई। रोज की आदत जो ठहरी। अपने कपड़ों की बाल्टी रखते हुए बोली, अब बेटा तुम्हें नहाने की जल्दी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है माँ। तो ठीक है, इनके कपड़े रख देती हूँ। माँ ने बाबूजी के कपड़े और टॉवल बाथरूम में रख दिया। चुन्नट डालकर धोती पूजा घर की चौकी पर रख दी। फिर वॉश बेसिन पर शेविंग का सामान रख दिया। पूजा घर चकाचक किया। धूप दीप चंदन अगरबत्ती फूल सब सजाकर जमा कर रख दिए। तांबे का लोटा चमकाकर उसमें जल भर कर रख दिया। तब तक बाबूजी घूमकर लौट भी आए। चाय बना रही हूँ, लोगे? माँ ने पूछा। वो इस समय तो बाबूजी खाली दूध वाली चाय पीते हैं ना, रहने ही दो, मैं नहीं पी सकूंगा। नाश्ते के बाद सादी चाय बनाऊंगी, तब ले लेना, माँ बोली। चाय पीकर बाबूजी ने शेव किया, फिर नहाने चले गए। माँ ने गैस पर कढ़ाई रखते हुए कहा, चलो आज तुम्हारे बहाने ठाकुर जी को हलवे का भोग लगा लेते हैं। रोज किस चीज का भोग लगाती हो माँ? जो मिल जाए, फल मिठाई मेवा या फिर कोरा दूध और शक्कर। ठाकुर जी कौन सा खाते हैं, खाना तो हम ही को होता है, तो जो खा सके हजम कर सके बस उसी का भोग लगाते हैं।
सूखे मेवे अब चबाए नहीं जाते, तो मैं पीस कर रख लेती हूँ, उसमें थोड़ी शक्कर मिला देती हूँ। उसी बहाने सूखे मेवे पेट में चले जाते हैं। नाश्ते में हलवे के साथ चावल के चीले भी थे। उसके बाद उसने चाय पी। बाबूजी को चाय के साथ गोलियां भी दी गई, जो उन्होंने चाय के साथ गटक ली। चाय पीकर बाबूजी उठ खड़े हुए। माँ ने तत्परता से उनके हाथ में झोला और एक लिस्ट थमा दी। बाजार चलोगे? बाबूजी ने पूछा। जी, मैं तो अभी नहाया भी नहीं हूँ, उसने विनम्रता से कहा। रात भर का जागा हुआ है, थोड़ा आराम कर लेने दो, माँ ने उसकी वकालत कर दी। बाबूजी चले गए। वह कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। झपकी आने को ही थी कि विमला झाड़ू पोछा करने आ गई। उसने आंख बंद कर रखी थी, पर कान तो बंद नहीं कर पाया था। बाहर आंगन में बसंती भी बर्तन रगड़ रही थी और ऊंची आवाज में माँ से बतिया रही थी। ऐसे में सोना असंभव ही था। वह उठा और नहाने चला गया। कम से कम कपड़े समय से धुलने चले जाएंगे। नहा धोकर वह माँ के पास आकर बैठ गया। वे टेबल पर सब्जी का ढेर लिए बैठी थी। क्या खाओगे बेटा? बोलो। कुछ भी बना लो माँ, तुम्हारे हाथ की तो हर चीज अच्छी लगती है। अरे कुछ भी तो रोज ही बनाती हूँ, एकदम सादा फीका, बिना मसाले वाला। आज तुम्हारे बहाने थोड़ा स्वाद बदल जाएगा। बड़े विचार विनिमय के बाद मेनू तय हुआ। लौकी के कोफ्ते, मेथी आलू, मटर पुलाव, मूली टमाटर का सलाद। बाबूजी के आने तक पूरा खाना बन चुका था। बस पुलाव बनना बाकी था। परात में आटा गूंदा रखा था। लोइया तक तैयार थी। बाबूजी के आते ही माँ ने लपक कर उनके हाथ से झोला ले लिया। संभाल कर निकालना सामान, उन्होंने हिदायत दी। वो रबड़ी का कुल्हड़ है, इसमें पलट जाएगा, जरा संभल के। बाबूजी तुम्हारे लिए रबड़ी लेकर आए हैं, पूरियां निकाल दूं? नहीं माँ, इतना भारी खाना खाने की अब आदत नहीं रही है, फुल्के ही चलने दो। बाबूजी के साथ वह बैठ तो गया, पर धीरे धीरे खाता रहा। उनको सौंफ सुपारी लौंग इलायची देने माँ कमरे में पहुंच गई। फिर उसने माँ को आवाज देकर कहा, माँ तुम भी आ जाओ ना, अब तुम्हारे लिए रुका हुआ हूं मैं। माँ जब अपनी थाली लेकर बैठ गई तो उसने पूछा, अरे माँ, घर में दो ही तो लोग हो, साथ में क्यों नहीं खाते? अरे क्या बताऊं, खाना खाते हुए 20 बार तो उठना पड़ता है मुझे। कभी पानी, कभी अचार। टेबल पर खाना लाकर रखती हूँ तो पंखे के नीचे ठंडा हो जाता है, फिर दोबारा गर्म करने के लिए उठना ही पड़ता है। इसलिए मैं तो आराम से सब काम निपटा कर ही खाना खाती हूँ। माँ ने अपनी ओर से तर्क दे दिया। पर किशोर जानता है कि बाबूजी को साथ में बैठकर खाना पसंद नहीं है। उसे मालूम है कि बाबूजी ने माँ को कभी साथ बैठने के लिए कहा ही नहीं होगा। अभी 4 दिन किरण यहाँ थी तो माँ उससे भी कहती थी, इन लोगों को खाना खा लेने दो, अपन सास बहू बाद में खा लेंगी। खाने के बाद उसने कहा, अम्मा मैं सोने जा रहा हूँ, और कमरे में चला गया। इस समय नींद उस पर ऐसी हावी हो रही थी कि रसोई के खटर पटर से भी उसे कोई व्यवधान न पड़ा। वह कितनी देर तक सोता रहा, पता ही नहीं चला। माँ जरूर 2-4 बार झांक गई होगी, क्योंकि जिस समय उसकी आंख खुली तब भी वे पर्दे से झांक कर लौट ही रही थी। उसे जगा हुआ देखकर बोली, बेटा चाय बना दूं? 4 बज रहे हैं। ऐसी कोई जल्दी नहीं है माँ, आप लोगों की जब बनेगी तब पीऊंगा। अरे हम लोगों का कोई टाइम टेबल थोड़ी है, अभी 3 बजे तो तुम्हारे बाबूजी ने लस्सी पी है। लस्सी? हाँ हाँ, रिटायरमेंट के बाद ये नया प्रोग्राम शुरू हुआ है। वहाँ ऑफिस में दिन भर चाय चलती थी ना, तो एक बार की तलब लस्सी से पूरी कर लेते हैं। फिर चाय अभी शाम को मंडली जमेगी ना, तब होगी। तो ठीक है, मेरी भी तभी बना देना। 5:30 बजे मंडली इकट्ठा हुई। कुछ तो किशोर के परिचित थे, एक दो नया परिचय हुआ। उन्हीं के साथ चाय हुई। चाय के साथ ढेर सारा सूखा नाश्ता भी था। माँ लगातार भीतर बाहर कर रही थी। एक दो बार वह उठकर गया और कुछ सामान ले आया। सब लोग चले गए तो माँ ट्रे में प्लेटें जमाने लगी। किशोर ने हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और अपने पास सोफे पर बिठा लिया। थोड़ी देर आराम कर लो माँ, सुबह से रोबोट की तरह दौड़ दौड़ कर काम कर रही हो, थकती नहीं हो क्या?
माँ हंस पड़ी। बेटा, अपने पति और बच्चों के लिए काम करते हुए हम औरतें थकती नहीं। हाँ, औरतें नहीं थकती, पर उनका शरीर तो जरूर थक जाता है, क्योंकि वो तो हाड़ मांस का बना होता है ना। उठने बैठने में तुम्हें जो कष्ट हो रहा है वो मैं साफ देख रहा हूँ। हाँ रे, आजकल जोड़ों में दर्द रहने लगा है। तो डॉक्टर को दिखाया क्या? हाँ, दवा भी ले रही हूँ। तभी तो सुबह नाश्ता करने लगी हूँ आजकल। दवाइयाँ जो लेनी होती है, नहीं तो इतनी सुबह कुछ खाते हुए तूने मुझे देखा है कभी? तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है माँ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। चलो दोनों जने मेरे साथ चलकर वहां रहो। अब ये तो यहाँ से हिलेंगे नहीं, और इन्हें छोड़कर मैं जा सकती नहीं। तुम जानते तो हो। तो दीदी लोगों से कहो कि बारी बारी से आकर रहे और बाबूजी को देखे, क्योंकि बाबूजी तो वहां जाएंगे नहीं। अरे बेटा, हम नहीं जाएंगे, यही ठीक है हम। ये आदमी क्या कहीं जाकर रहने लायक है? मैं ही इनसे पार पा सकती हूँ। और शीलू नीलू भी यहाँ आकर कैसे रहेंगी? कितने दिन रहेंगी? उनकी अपनी गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं। ऐसा करते हैं कि एक खाना बनाने वाली बाई रख देते हैं। 2 महीने की तो बात है, बाकी कामों के लिए बसंती और विमला है ही। अरे, इन्हें किसी और के हाथ का खाना नहीं भाता, 100 नुक्स निकालते हैं। दाल सब्जी का तो फिर भी समझ में आता है, पर ये तो रोटी में भी खामियां निकालते हैं। कच्ची है, जली है, किनारे मोटे हैं, दुनिया भर की बातें। खाने को तो जैसे तैसे हो भी जाएगा, पर दिन में 10 बार 10 तरह की चाय बनती है, वो कौन बनाएगा? माँ, तुमने बाबूजी की आदतें बहुत बिगाड़ कर रखी हुई है। हाँ बेटा, तुम्हारी बहनें भी यही कहती है कि मैंने आदत बिगाड़ी है तो मैं ही झेल रही हूँ, किसी से कहने को तो जाती नहीं हूँ। 2 महीने के लिए किरण को छोड़ जाऊं, तुम्हें थोड़ा आराम हो जाएगा। किशोर ने कह तो दिया, पर जानता था कि प्रस्ताव सुनते ही किरण उसे तलाक दे देगी। माँ ने भी जैसे उसी के विचारों का अनुमोदन किया। ना बाबा, लड़की तीसरे दिन ही भाग जाएगी यहाँ से। उनसे सिर्फ मैं ही पार पा सकती हूँ, किसी और के बस की बात नहीं। फिर वे लोग दूसरी बातें करते रहे, दीदियों की, उनके बच्चों की। किरण सामने रहती है तो बातचीत का स्तर औपचारिक बना रहता है, अंतरंग बातें हो ही नहीं पाती। बातें करते हुए इस तरह से कितना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। बाहर का गेट खड़का, तब वे दोनों चौंके। उठकर देखते तब तक बाबूजी घर में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने भीतर बाहर की बत्तियां जलाते हुए कहा, शाम हो गई और पूरे घर में अंधेरा पसरा हुआ है। अरे, हम लोग बातों में लग गए तो होश ही ना रहा। वो तो दिख ही रहा है, चाय की कप प्लेटें अब तक पड़ी हुई है। माँ फुर्ती से उठी, ट्रे में सारा सामान जमा कर ले गई। बाबूजी ने आवाज देकर कहा, अच्छा सुनो, आते समय एक प्लेट लेकर आना, तुम्हारे बेटे के लिए समोसे लाया हूँ। बाबूजी, अभी रहने दो, समोसा मैं रात को खाने के साथ खा लूंगा। अरे, रात को? रात को तो ठंडे हो जाएंगे, क्या मजा रह जाएगा। अपने सामने उतरवा कर लाया हूँ, अभी खा लो। बालूशाही भले ही रात को खा लेना। बालूशाही भी है? वह परेशान था। माँ पानी और प्लेट लेकर आई और बोली, बेटा आया है तो सुबह शाम पकवान आ रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ याद ही नहीं रहता। हजम करने की ताकत है तुझ में? बाबूजी ने कहा और प्लेट में समोसे रखते हुए बोले, लो बेटा खाओ, आप लोग भी लीजिए ना। अरे बेटा, ये मैदा, ये तली भुनी चीजें हमें मना है। चलो भाई, तुम्हारे साथ के लिए थोड़ा ले लेते हैं। बाबूजी ने एक समोसा तोड़ा, आधा माँ को पकड़ाया, आधा खुद खाया। अम्मा, अब रात को मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे, 2 समोसे से क्या होता है रे? बहुत कुछ होता है माँ। हिंदुस्तान आया हूँ तब से मेरी डाइटिंग की 12 बज गई है। वहाँ ससुराल वालों ने भी कोई कसर न छोड़ी। अच्छा, तुम्हारे बाबूजी रात को दलिया खाते हैं, तुम वही खा लेना थोड़ा सा, बस। हाँ ठीक है, बालूशाही तो सुबह नाश्ते में ही खाऊंगा, कल उसी का भोग लगा लेना। रात के खाने में उसने सिर्फ दलिया ही खाया और कमरे में जाकर लेट गया। रसोई समेटकर माँ भी उसके पास आकर बैठ गई।
वह बच्चों की तरह उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। माँ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती रही। किरण और बच्चों के सामने यह सब करते उसे बड़ा संकोच होता है, कर थोड़ी पाता है। इसीलिए वह बोला था, अब 8 दिन तुम अपने माँ बाप के पास रहो, 8 दिन मैं अपने माँ बाप के पास रहता हूँ। माँ के हाथ को अपने हाथों में लेकर वह बोला, माँ मेरा बहुत मन करता है तुम्हें साथ ले जाने का, पर बाबूजी साथ आएंगे नहीं और तुम उन्हें छोड़कर कहीं जाओगी नहीं। क्या तुम्हारा मन नहीं करता पोते पोतियों को प्यार करने का, बहू का सुख भोगने का? अरे करता क्यों नहीं बेटा, पर सारे सुख भाग्य में कहाँ होते हैं। इस बार तो बच्चों से ठीक से प्यार भी नहीं कर पाई। बच्चे थोड़े हिलते मिलते हैं, तब तक जाने का समय हो जाता है। जितने दिन के लिए आते हैं उसमें भी हिस्सा बांट हो जाते हैं। ठीक भी है, हमारी तरह बहू के माँ बाप का भी मन करता होगा नवासों को प्यार करने का, बेटी दामाद को खिलाने पिलाने का। यही चाहता था कि तुम्हें थोड़ा आराम मिले, और वह यहाँ तो मिलने वाला है नहीं। अब आराम तो मुझे एकदम तभी मिलेगा, मरने के बाद। प्लीज माँ फालतू बातें मत करो। अरे इनके मारे शांति से मर भी नहीं पाऊंगी। कौन देखेगा इन्हें, कौन इनके नखरे उठाएगा, कौन इनके हुक्म झेलेगा? अरे तब की तब देखी जाएगी माँ, प्लीज कोई दूसरी बात करो। तभी बाहर से आवाज आई, सुनो। अरे भाई अब क्या हुआ? कहते हुए माँ उठी। इतनी देर बैठी किशोर का सिर गोद में लेने से पांव सुन्न हो गए थे माँ के। वो गेट की ताला चाबी कहाँ है? आ रही हूँ, आ रही हूँ, माँ ने कहा। सुबह तुम्हारे लिए गेट खोला था ना, तब बातों बातों में जाने कहाँ रख दी, देखती हूँ। और जितना बन सका उतनी तेजी से कमरे से बाहर चली गई। उसे अनायास ही एक प्रसंग याद आ गया। तब वह छोटा था, घर में कोई मंगल उत्सव था, बहुत सी औरतें जमा थी। तब माँ ने शर्माते हुए एक कविता पढ़ी थी, छड़ी पर छड़ी गुलाब की छड़ी, हसमुख लाल जी की हाजिरी में कौशल्या खड़ी। यह कौशल्या तब से उनके हाजिरी में ही खड़ी है। कई बार उनके मन में विचार भी आता है, दादा दादी ने क्या सोचकर पिता का नाम हसमुख लाल रखा होगा। माँ कहती है, उनकी मंडली में जाकर देखो तब पता चलेगा। 2400 घंटे दोस्तों से घिरे रहते हैं, तो क्या यूं ही? अरे तो थोड़ी सी हंसी इधर भी तो पास ऑन कर दिया करे। गेट बंद होने की आवाज आ गई थी, मतलब ताला चाबी मिल गए थे। वहीं आसपास होंगे, पर बाबूजी खुद ढूंढते तो उनकी इज्जत पर आंच ना आ जाती। चीजें अपनी जगह पर क्यों नहीं है, सिर्फ यह जताने के लिए ही उन्होंने माँ को तलब किया होगा। कभी कभी बाबूजी से कहने का मन होता है कि जैसे आप बूढ़े हो रहे हो, माँ की भी तो उम्र हो चली है, उनसे आप पहले वाली फुर्ती की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। पर यह सब कहने का साहस वह कभी जुटा नहीं पाएगा, कभी जुटा पाएगा इसमें संदेह है। बस एक बात तय है कि बाबूजी के रहते माँ को आराम नहीं मिल सकता। अपने इस विचार से वह खुद ही चौंक गया। माँ को इसकी भनक भी मिली तो वे जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखेंगी, और बाबूजी के ना रहने पर उस आराम का वे करेंगी भी क्या। उनकी तो अपनी कोई दुनिया ही नहीं है, उनका तो एक एक क्षण बाबूजी को समर्पित है। इस शून्य को वे कैसे भरेंगी, इस खालीपन से तो वे पगला जाएंगी। लोग इस उम्र में पूजा पाठ करते हैं, पर माँ के सारे पूजा पाठ, व्रत उपवास बाबूजी के लिए ही है। उनके बाद तो वे स्वयं अपने आप के लिए अप्रासंगिक हो जाएंगी। और अगर अगर इसके विपरीत हुआ तो, मतलब जैसे कि माँ चाहती है, वे पहले चली गई तो बाबूजी तो एकदम असहाय और पंगु ही हो जाएंगे। ऐसे हताश और निरीह बाबूजी की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। हे प्रभु, मेरे बाबूजी चट्टान की तरह ऐसे ही कठोर और अड़ियल बने रहे, और उनका रौबदाब भी इसी तरह अक्षुण्ण रहे, और उनके इर्द गिर्द माँ ऐसे ही चकर घिन्नी की तरह घूमती रहे, हमेशा हमेशा के लिए। आमीन। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी हाजिरी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी।
आपने भी कुछ स्त्रियों को पुराने ज़माने की, आज की नहीं, पुराने ज़माने की को देखा होगा, जो अपने पति की हर एक आज्ञा तुरंत पूरी करने के लिए तैयार खड़ी रहती है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए। कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।